हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सियाबी अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक के बारे में, और इसका पार्ट 1 है ये। इसमें हम फ्रॉड क्या होता है, फॉर्जरी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो फ्रॉड की कई तरीके से डेफिनेशन दी गई है, उसी के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। फॉर्जरी के बारे में भी समझेंगे। फ्रॉड का क्या मतलब होता है फ्रेंड, देखिए आप समझते तो होंगे ही मेरे ख्याल से। कई बार लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है ना। बोलता है, आपके दोस्त ने फ़ोन किया, बोला कि यार मुझे ना 10,000 रुपये भेज दो। आपने लगा कि जेन्युइनली, या फेसबुक पे मैसेज आया कि मुझे 10,000 रुपये भेज दीजिए, आपने भेज दिया। बाद में पता चला कि वो फेसबुक की प्रोफाइल ही नकली थी, डुप्लीकेट थी। तो दैट इज़ अ फ्रॉड, है ना। फॉर्जरी क्या होती है, जब आप जो है फॉर्जरी मतलब इलीगल डॉक्यूमेंट, ओके, मतलब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट का गलत डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया, या लोन लेने के लिए जो चीज़ गिरवी रखने के लिए जैसे घर के कागजात उसने रखे, ज़मीन के कागजात रखे, वो नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, है ना, इलीगल हैं। तो दैट इज़ फॉर्जरी। चलिए, अब सिंपल सा इतना ही है फ्रॉड एंड फॉर्जरी, बट इस पर पूरा आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर जाने वाला है, क्योंकि हम काफ़ी सारी और बातें यहाँ पर करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड की अगर हम बात करें तो फ्रॉड इज बेसिकली एन इंटेंशनल, अनफेयर और अनलॉफुल गेन ऑफ मनी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे को गेन करना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट तरीके से चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। ओके, तो फ्रॉड कब कहेंगे, जब आप पैसा गेन करना चाहते हैं। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जब आप जानबूझकर इंटेंशनली अनफेयर तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, यानी जो कानून वैलिड नहीं है, जो सही तरीका नहीं, उन तरीकों का यूज करके यदि आप पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमाने की कोशिश करते हैं, गेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड इज वेरी कॉमन टर्म इन द प्रेजेंट डे हाईली मोनेटाइज सोसाइटी। भाई अब फ्रॉड तो बहुत ही कॉमन से टर्म है, क्योंकि ठीक ठाक पैसे वाली सोसाइटी अब हम लोगों की हो चुकी है। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। इट हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन वेरियस एक्ट्स दो द जिस्ट रिमेन द सेम। मतलब अलग अलग एक्ट में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है फ्रॉड को, लेकिन जो समरी है, जो जिस्ट है, सारांश है, वो एक ही है। फ्रॉड का कुल मिलाकर के एक ही बात है। अकॉर्डिंगली इट विल बी सिविल रॉन्ग डूइंग और क्रिमिनल ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट एंड सेवेरिटी। अब मतलब किस लेवल पर फ्रॉड किया गया, उसकी सेवेरिटी क्या है, उसके हिसाब से हो सकता है कि आपने सिविल लॉ का वायोलेशन किया है, या हो सकता है आपने क्राइम कर दिया है, क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट कर दिया। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की सिचुएशन है। ओके, तो फ्रॉड को कई एक्ट में डिफाइन किया गया है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है फ्रॉड को। तो इसमें क्या डेफिनेशन दी गई वो बात करेंगे, आरबीआई ने क्या डेफिनेशन दी है वो बात करेंगे, और आईपीसी में क्या डेफिनेशन, सबकी बातें करनी है। तो फ्रॉड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881, और मेरे ख्याल से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी जो आया था वो भी 1881 में आया था। हमारी जो छुट्टियां होती हैं, लीव होती है बैंकों में, वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ही डिसाइड होती है। ओके, तो फ्रॉड को सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। किसमें, फ्रॉड हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 वेयर बाई, मतलब इस एक्ट में फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाई अ पार्टी to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party or his agent or to induce him to enter into the contract। इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉड का मतलब आपको जनरली पता है, थोड़ा सा समझने के समझ में आ जाएगा। फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी एक्ट, नीचे ये जितने भी टास्क दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक काम करना, किसके द्वारा, किसी एक पार्टी के द्वारा, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, या उसकी मिली भगत से किसी टास्क को करना है, या उसके एजेंट द्वारा किसी काम को करना है, ठीक है, जहाँ पर उद्देश्य क्या है, उस पार्टी का इंटेंट है दूसरी पार्टी को, उस कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी को ठगना, डिसीव करना, जालसाजी करना, धोखाधड़ी करना। ओके, या उसके एजेंट के साथ धोखा करना आपका उद्देश्य है, या फिर आप उसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए मतलब लालच देते हैं, जिससे कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है जहाँ पर आप उसको ठग सकते हैं। अब कौन कौन से एक्ट हैं जो फ्रॉड के कैटेगरी में आएंगे, द सजेशन व्हिच इज नॉट ट्रू, आपने किसी व्यक्ति को कोई सलाह दी जो कि सही नहीं है, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। ओके, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट फैक्ट, आपको किसी फैक्ट के बारे में, किसी तथ्य के बारे में जानकारी है, लेकिन आपने जो है उस तथ्य को, फैक्ट को छिपा लिया जानबूझकर, है ना, जबकि आपको उसके बारे में पता था। जैसे
कैंटोनमेंट एरिया में मान लीजिए या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रोड है और ये सिर्फ वन वे है, ओके। अब वन वे है तो आपको मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं तो आपको बता देना चाहिए कि भैया वन वे है, अभी पुलिस जो है चालान वगैरह काट देगी, है ना। लेकिन आपने जानबूझ करके उस फैक्ट को कंसील कर लिया, छिपा दिया, आपको नॉलेज थी बट आपने छिपा दिया, दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड, ओके। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपने एक वादा किया है और कोई उद्देश्य नहीं कि आप उस वादे को पूरा करेंगे। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नीरव मोदी वगैरह हैं, इन्होंने क्या किया, 2000 करोड़ का लोन लिया, कभी इरादा थोड़ी ना था लौटाने का, ओके। तो दैट इज अ फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई और कार्य जो कि मतलब ठगने की, जालसाजी की कैटेगरी में फिट बैठता हो, वो सभी जो है आपका फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। एनी सच एक्ट आर ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट, तो कोई भी काम या किसी चीज़ को ओमिट कर जाना, भूल जाना, इग्नोर कर देना, ठीक है, जो कि फ्रॉडलेंट एक्ट की कैटेगरी में आते हैं, ओमिशन भी, तो वो सभी चीज़ें आपका किस में आते हैं, फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। अब कंपनीज एक्ट 1872 भी जो है का सेक्शन 447 भी फ्रॉड की डेफिनेशन देता है, ओके। सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 1872 while prescribing punishment for fraud appends explanatory notes stating that for the purpose of this section, ठीक है। तो मतलब कंपनीज एक्ट में जब बात की गई कि फ्रॉड के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा तो उसी पनिशमेंट के दौरान ही जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है किसको, फ्रॉड के बारे में। तो फ्रॉड क्या होता है एज पर कंपनीज एक्ट, फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर ऑफ अ कंपनी और एनीबडी कॉर्पोरेट इंक्लूड एनी एक्ट, omission, concealment of any fact or abuse of position committed by any person or any other person with the connivance in any manner with intent to deceive, to gain undue advantage from or to injure the interest of the company or its shareholder or its creditor or any other person, whether or not there is any wrongful gain or wrongful लॉस, ठीक है। तो फ्रॉड क्या होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्रॉड जो है कंपनी के इन रिलेशन टू अफेयर ऑफ कंपनी या किसी कोई कारपोरेट है उससे रिलेटेड से क्या होता है, कोई भी एक्ट, एनी एक्ट, कोई कार्य, कोई किसी चीज़ को ओमिट कर देना, किसी चीज़ को छिपा लेना, किसी भी फैक्ट को, या आपकी जो पोजीशन है कंपनी में, आपकी कोई सर्टेन पोजीशन है उसका दुरुपयोग करना, ओके। कैसे, खुद कोई व्यक्ति करे उसको या कोई व्यक्ति उसका मतलब जो है उसका सहयोगी बने, ठीक है, तो उसको भी फ्रॉड की कैटेगरी में लाया जाता है। और यहाँ पर उद्देश्य क्या है, जब आप कोई एक्ट या कोई चीज़ ओमिट कर रहे हैं, कंसील्ड कर रहे हैं, तो वहाँ इंटेंट क्या है, इंटेंट टू डिसीव, ठगने का उद्देश्य है। अनड्यू एडवांटेज आप गेन करना चाहते हैं, या कंपनी को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी को जिन्होंने लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स को, या किसी दूसरे व्यक्ति को आप नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या उसके लाभ को, इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें फ्रॉड में आती हैं। चाहे इस एक्टिविटी की वजह से आपको कोई रॉन्गफुल गेन हो या कोई रॉन्गफुल लॉस हो, है ना, हो या ना हो, वेदर आर नॉट, चाहे रॉन्गफुल गेन हो या लॉस हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये सारी चीज़ें आपकी फ्रॉड में आती हैं। रॉन्गफुल गेन यहाँ पर बात की जा रही है कि रॉन्गफुल गेन हो या ना हो, रॉन्गफुल लॉस हो या ना हो। तो रॉन्गफुल गेन मतलब गेन होता है बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप अनलॉफुल तरीके से गेन करना चाहते हैं, ओके, जबकि आप लीगली उस प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, तो दैट इज रॉन्गफुल गेन हो गया। रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है लॉस बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच पर्सन लूजिंग इज लीगली इंटाइटल्ड। तो आप जो है मतलब किसी प्रॉपर्टी में आप लीगली इंटाइटल्ड तो हो, लेकिन आप अपने आप को अनलॉफुल तरीके से लॉस दिखा रहे हो, कंपनियां लॉस क्यों दिखाती हैं, टैक्स वगैरह बचाने के लिए, तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो रॉन्गफुल लॉस भी जो है आपका फ्रेंड्स आता है किसमें, ये आता है आपका फ्रॉड की कैटेगरी में, ओके। तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स जो है फ्रॉड के बारे में काफ़ी सारी। तो फ्रॉड में हमने देखा कि फ्रॉड में व्यक्ति पैसे गेन करना चाहता है सीधे या है ना, या टेढ़े तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से,
वो पैसा गेन करना चाहता है जहाँ पर वो जानबूझ करके अनफेयर या अनलॉफुल तरीके से पैसे को गेन करता है, तो दैट इज़ फ्रॉड। फ्रॉड अभी बहुत ही कॉमन टर्म हो चुका है। इसे अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन ओवरऑल जो जिस्ट है, जो सारांश है, वो सेम ही रहता है। अब फ्रॉड में हो सकता है कि आपने जो एक्ट किया है अगर वो ज़्यादा सिवियर नहीं है तो सिविल रॉन्ग डूइंग में आ जाएगा। अगर आपने बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड कर दिया है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस भी बन सकता है। ओके, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 के सेक्शन 17 में फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम आप करते हैं जिसमें अगर मान लीजिए कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 2 पार्टियां हैं, तो उनमें से एक पार्टी खुद या अपने सहयोगी के साथ मिलकर के या अपने एजेंट के साथ मिलकर के दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसको डिसीव करने की, ठगने की कोशिश करती हैं। ओके, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी की जा सकती हैं पार्टी के द्वारा? कोई ऐसी सलाह देनी जो कि सही नहीं है, आपको कोई फैक्ट के बारे में नॉलेज है लेकिन उसको आपने जानबूझ करके जो है कंसील कर लिया, छिपा लिया, तो दैट इज़ आल्सो फ्रॉड। उसके बाद में कोई आपने प्रॉमिस किया है लेकिन आपका उद्देश्य उसे मतलब उस प्रॉमिस को पूरा करने का नहीं है, तो दैट इज़ आल्सो अ फ्रॉड। जैसे शादी का वादा किया बट शादी करने का कोई इरादा नहीं है, दैट इज़ आल्सो अ फ्रॉड। ओके, उसके बाद में कोई और एक्ट है जो कि ठगने की जो है मतलब उसमें आता है, कैटेगरी में आता है, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन मतलब कोई चीज़ ऐसी जो ओमिट कर दिया आपने जिसको मतलब जो है लॉ में फ्रॉड कहा गया हो, तो ये सारी चीज़ें आपका फ्रॉड में आती हैं। देखिए सेम वही चीज़ कंपनीज के लिए भी है ना। कंपनीज एक्ट 1872 के सेक्शन 447 में भी फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर भी वही रॉन्गफुल तरीके से आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसमें फ्रॉड को क्या कहा गया है कि कोई ऐसा काम कुछ ओमिट कर देना, कोई चीज़ कंसील्ड कर देना, या अपनी पोजीशन का जो है एब्यूज करना, दुरुपयोग करना किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या उसके सहयोगी के द्वारा, इस तरीके से मतलब उस एक्ट को करना जिससे कि जो है आपको कोई फ़ायदा हो जाए या कंपनी को कोई, या कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनके जो जिन्होंने लोन दिया है, क्रेडिटर्स हैं, उनको नुकसान हो जाए या उनके हित को नुकसान हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रॉड में आती हैं। इन सभी एक्ट को करने से चाहे आपको रॉन्गफुल गेन हो या रॉन्गफुल लॉस हो, उससे मतलब नहीं है, हो या ना हो, है ना, लेकिन वो जो है फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। रॉन्गफुल गेन का मतलब कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं है लेकिन आप उसको फिर भी अनलॉफुल तरीके से उसको अचीव करना चाहते हैं, उसे गेन करना चाहते हैं, दैट इज रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? आप किसी प्रॉपर्टी के लीगली इंटाइटल्ड तो हैं, उसके ओनर तो हैं एक तरीके से, लेकिन उसे अनलॉफुल तरीके से आप लॉस में दिखाना चाहते हैं, तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है फ्रॉड को। तो आईपीसी के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? इंडियन पेनल कोड 1860 डिफाइंस फ्रॉड सम व्हाट इनडायरेक्टली बाय डिफाइनिंग द टर्म फ्रॉडुलेंटली अंडर सेक्शन 25। तो आईपीसी में डायरेक्ट फ्रॉड शब्द को नहीं डिफाइन किया गया है बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से टर्म फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन किया गया है सेक्शन 20 अंडर सेक्शन 25। ओके, ध्यान रखिएगा, आईपीसी में फ्रॉड टर्म की डेफिनेशन नहीं है, फ्रॉडुलेंटली शब्द की जो है डेफिनेशन है। फ्रॉडुलेंटली क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू हैव डन समथिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डिड इट विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो किसी भी व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसने कुछ काम फ्रॉडुलेंटली किया है यदि उसका उद्देश्य किसी को डिफ्रॉड करना है, किसी के साथ में फ्रॉड करना है। हेंस इंटेंट टू डिफ्रॉड इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि उद्देश्य क्या है, आपको फ्रॉड करने का उद्देश्य है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी बात होती है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है आईपीसी के सेक्शन 25 में। डिफ्रॉड इसेंशली मीन्स डिसिट और इंजरी। डिफ्रॉड का मतलब होता है किसी को डिसिट करना, ठगना, है ना, उसको जालसाजी करना, इंजरी चोट पहुंचाना, भी नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये सभी चीज़ें आपका डिफ्रॉड में आती हैं। अब आरबीआई जो है फ्रॉड के बारे में क्या बोलती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर से नॉट डिफाइंड द टर्म फ्रॉड इन इट्स गाइडलाइन ऑन फ्रॉड। ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ने फ्रॉड टर्म को डिफाइन नहीं किया है, बल्कि आरबीआई हाउएवर मेड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ आईपीसी 1860। तो इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 25 में फ्रॉडुलेंटली शब्द को डिफाइन किया गया है। उसी के तहत ही इन्होंने क्या किया, जो फ्रॉड है उसको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है उसी प्रोविजन के तहत। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से फ्रॉड इनकम्पासेस ऑल इंस्टेंसेस wherein bank have been put to loss
थ्रू मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आरबीआई के हिसाब से फ्रॉड में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, वो सभी घटनाएं, वो सभी इवेंट्स आ जाती हैं जिसमें बैंक को लॉस होता है। कैसे? मिस एप्रोप्रिएशन, गलत तरीके से किसी चीज़ को यूज करना, या आपने ट्रस्ट को जो है ब्रीच किया है, बैंक के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको आपने अगर ब्रीच किया है तो वो भी उनके हिसाब से फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू द फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर जो है कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट है, गलत डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई चेक है, कोई ड्राफ्ट है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसको अगर इनकैश करवा लेते हैं, उससे नकदी प्राप्त कर लेते हैं फ्रॉडलेंट तरीके से, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। अनऑथराइज्ड हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज चार्ज टू द बैंक। कोई सिक्योरिटी है, मान लीजिए कोई घर है, उसको कस्टमर ने बैंक में चार्ज कर रखा है, मतलब बैंक में गिरवी रखा हुआ है, अब उसको अनऑथराइज तरीके से बेच दिया जाए, उसको हैंडल किया जाए, तो वो भी जो है फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। मैनिपुलेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट आर थ्रू फिजिटियस अकाउंट। आप अपनी जो बुक ऑफ अकाउंट है, कंपनी का जो अकाउंट है, उसमें मैनिपुलेशन किया जा रहा है, उसमें या फिजिटियस मतलब काल्पनिक अकाउंट्स को यूज किया जा रहा है। जैसे बड़ा ही मशहूर टर्म है सेल बैंक, है ना, या सेल कंपनीज। सेल कंपनी कौन सी कंपनी होती हैं? ऐसी कंपनियां जो कागजी कंपनियां होती हैं, यानी कि उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस नाम और पता होता है और कंपनियां चल रही होती हैं। अडानी के केस में सेल कंपनीज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ओके, तो उसी तरीके से आप जान लीजिए कि मतलब फिक्शनल अकाउंट, काल्पनिक अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो मतलब एक्चुअल में है वह नहीं, बस केवल दिखाए जा रहे हैं कि हाँ इस खाते में हमने इतना पैसा डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में खाता है ही नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी फ्रॉड में आती हैं। अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर रिवार्ड और फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन। आपने किसी को लोन दे रखा है अनऑथराइज तरीके से, जिससे आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा, कुछ घूस मिलेगी, कमीशन मिलेगा, ठीक है, या कोई इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आपने लोन दे रखा है, तो वो भी फ्रेंड्स जो है आपका किस में आता है? फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। नेग्लिजेंस अगर आपके एंड से हुई है या कैश में शॉर्टेज हुई है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। कैश की शॉर्टेज, कैशियर स्केल मतलब स्केल 0 के लोग, यानी कि क्लर्क के लोग, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। कैश की जो शॉर्टेज होती है फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड। चीटिंग या फॉर्जरी भी फ्रेंड्स जो है आपका फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन में अगर कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है, दैट विल आल्सो बी फ्रॉड। ओके, एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कमिंग अंडर द स्पेसिफिक हेड ऑफ एज अबव। कोई और दूसरे तरीके का फ्रॉड जो बच जाता है, जो इन अलग ऊपर वाले कैटेगरी में हमने नहीं बात की, तो वो सारे को भी आरबीआई फ्रॉड ही मानता है। यहाँ थोड़ा सा नोट करिएगा, केसेस ऑफ नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज एंड इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। देखिए, ये नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज और इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये दोनों चीज़ें जो हैं रेफर्ड एज अबव आर टू बी रिपोर्टेड एज फ्रॉड इफ़ द इंटेंशन टू चीट डिफ्रॉड इज सस्पेक्टेड प्रूफ। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी व्यक्ति से नेग्लिजेंस हुआ है या कैश की शॉर्टेज हुई और आप उसको फ्रॉड घोषित करना चाहते हैं उस घटना को, तो फ्रॉड तभी कहिए जब वहाँ पर आपको ये लगे कि जो शॉर्टेज हुई है कैश की वो इंटेंशनली की गई है, चीट करने के लिए, किसी को डिफ्रॉड करने के लिए, ऐसा आप प्रूव कर पाओ, ऐसा आपको सस्पेक्ट हो जाए, डाउट हो जाए, तभी उसको आप फ्रॉड कहिए। ऐसे मत कह दिए, मान लीजिए हेड कैशियर बैठा हुआ है, 2000 रुपये घट गए, उसका उद्देश्य नहीं है भाई, उससे गलती से नोट गिनने में कहीं गलती हो गई है, तो आप उसको फ्रॉड मत कह दीजिए, जो कहने का यहाँ भाव है। ओके, हाउएवर, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि फॉलोइंग केसेस वेयर फ्रॉडलेंट इंटेंशन इज नॉट सस्पेक्टेड। मान लीजिए कि ये 2 इवेंट्स हैं, कौन सा? अगर मान लीजिए कैश की शॉर्टेज होती है 10,000 से ज़्यादा की, या कैश की शॉर्टेज होती है 5,000 से ज़्यादा की, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये शॉर्टेज फाइंड आउट की उसको रिपोर्ट नहीं किया जिस डेट को ये पता चला। ओके, और इसको डिटेक्ट किसके द्वारा किया गया? मैनेजमेंट ऑडिटर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के द्वारा। तो ये दोनों केसेस फ्रॉड की कैटेगरी में ही आते हैं, ध्यान देंगे, ये दोनों केसेस फ्रॉड में ही आएंगे, चाहे तुम्हारा उद्देश्य फ्रॉड करने का रहा हो या ना रहा हो, उससे मतलब नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए आप हेड कैशियर हैं और कैश की शॉर्टेज हो जाती है 15,000 रुपये की, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ओके, या मान लीजिए आपने 8,000 रुपये का शॉर्टेज हुआ, कैश का शॉर्टेज हुआ, कितने का? 8,000 रुपये का शॉर्टेज हुआ, और आपने तुरंत ही ब्रांच में मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि सर 8,000 की शॉर्टेज है और मैं शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स इसे जो है फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि जो है 5,000 से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ, कितने से? 5,000 रुपये से ज़्यादा का फ्रॉड होता है और तुम छिपा लेते हो, मान लो आप ब्रांच में आए और पता चला कि 7,000 रुपये का शॉर्टेज हुआ है, कितने का? 7,000 रुपीज़ का शॉर्टेज हुआ है कैश में,
आपने चुपचाप से कैश क्लोज किया और बताया कि सब कुछ सही है। बाद में ब्रांच मैनेजर को या कोई ऑडिटर इंस्पेक्टिंग टीम वगैरह आती है और उसे पता चलता है कि यहाँ कैश में 7,000 रुपये की शॉर्टेज चली आ रही है और उसको जिस व्यक्ति ने कैश हैंडल किया उसने बताया नहीं है किस डेट को, जब वो 7,000 रुपये घटे थे, तो उस केस में फ्रेंड्स उसे जो है फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो अगर 10,000 से ऊपर का जो है शॉर्टेज है तो पक्का फ्रॉड है, कोई डाउट नहीं है। अगर 5,000 से ऊपर का शॉर्टेज है तो फ्रॉड तब माना जाएगा जब वो व्यक्ति उसे रिपोर्ट ना करे। ओके, उसे रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसे जो है फ्रॉड मान लिया जाएगा। अगर रिपोर्ट कर देगा तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मतलब आपका इंटेंशन चाहे फ्रॉड करने का हो या ना हो, उससे मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ बताया गया कि ये चीज़ों को आप जो है फ्रॉड तभी डिक्लेयर करोगे जब आपको ये क्लियर हो जाए कि इंटेंशनली ऐसा किया गया है, चीट करने की कोशिश की, डिफ्रॉड करने की कोशिश की गई है। ओके, लेकिन नीचे में इन्होंने डेफिनेशन बदल दी। ठीक है, तो ये बातें हो गई थी मेरे ख्याल से आईपीसी सेक्शन 25। तो इंडियन पेनल कोड के जो कि 1860 में आया था उसके सेक्शन 25 में फ्रॉड टर्म को नहीं डिफ़ाइन किया गया बल्कि फ्रॉडलेंटली जो टर्म है उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो किसी भी व्यक्ति ने कोई काम फ्रॉडलेंटली करने की कोशिश की गई है जब ये देखा जा सके कि उसका इंटेंट उद्देश्य किसी को डिफ्रॉड करने का था। डिफ्रॉड का मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी है ना, ठग, ये सारे काम, या उसको इंजरी नुकसान पहुंचाना होता है। ओके, यहाँ पर डिफ्रॉड करने का जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब आईपीसी जो सेक्शन 25 कहता है कि अगर आपने जो काम फ्रॉडलेंटली किया है वहाँ किसी को ठगने की मतलब जो है इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, तभी उसे हम फ्रॉड या फ्रॉडलेंटली में लेंगे। फिर हमने बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या मानता है। तो आरबीआई ने फ्रॉड टर्म को डिफाइन नहीं किया हुआ है। इन्होंने क्या किया कि जो आईपीसी का सेक्शन 1860 का जो डेफिनेशन थी उसी के तहत ही फ्रॉड का क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो आरबीआई ये मानता है कि फ्रॉड में वो सारे इवेंट्स इंस्टेंस आ जाते हैं जहां पर बैंक को लॉस होता है, किसकी वजह से, मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से। ओके, फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप क्या कर रहे हो कि कोई जो है फ्रॉडलेंट इंस्ट्रूमेंट है, फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जाली इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कोई चेक है जो कि नकली है, कोई ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आप उसको इनकैश करवा लेते हैं तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। कोई चीज़ बैंक के पास गिरवी है, कोई सिक्योरिटी बंधक है और आप उसको अनऑथराइज तरीके से हैंडल करते हैं तो वो भी आपका फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। कंपनी अपने जो है बुक ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशन करती है या फिसिटियस काल्पनिक अकाउंट्स का यूज करके अपने बुक ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशन करती है तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। कंपनियां अपने बुक ऑफ अकाउंट में मॉडिफिकेशन क्यों करती हैं? किसी कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ का है तो 500 करोड़ का है तो उस पर वो जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बुक अकाउंट में जो है मतलब जो है हेर फेर करके इसको 100 करोड़ रुपए लॉस में दिखा दीजिए, से एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसे 100 करोड़ का लॉस दिखा देंगे तो आईटीआर भरने की जगह पर आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट देने की ज़रूरत महसूस होने लगेगी। तो ये होता है फ्रेंड जो है अकाउंट में हेरफेर करने का फ़ायदा। उसके बाद में कोई क्रेडिट फैसिलिटी आपने किसी को दे रखी है किसी इनाम के बदले में अनऑथराइज तरीके से, या कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बेसिस पर दे रखी है, दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रॉड। कैश शॉर्टेज या नेग्लिजेंस अगर आपके एंड से हुआ है तो वो भी फ्रेंड्स आपका फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। कोई चीटिंग या फॉर्जरी की कोशिश फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में अगर कोई इरेगुलरिटी फाइंड आउट की जाती है तो दैट इज आल्सो फ्रॉड, या किसी और तरीके का फ्रॉड जो कि ऊपर नहीं बताया गया उसको भी आरबीआई फ्रॉड की कैटेगरी में रखता है। यहाँ थोड़ा नोट करने की बात है कि जो नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेज जो है या फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जो इरेगुलरिटी फाइंड की जाती है, इरेगुलरिटीज जो फाइंड की जाती हैं उसको हम फ्रॉड तभी कहेंगे जब जो है फ्रॉड करने का इंटेंशन हमें क्लियर हो जाए, प्रूव कर सके कि हाँ यहाँ इंटेंशनली जानबूझकर फ्रॉड करने की कोशिश की गई है, ये चीज़ हम प्रूव कर पाएँ। ओके, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटेंशन आप साबित कर पाओ या ना साबित कर पाओ कि वो फ्रॉड करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे जो है फ्रॉड ही ट्रीट किया जाता है। वो कौन कौन से केसेस हैं? अगर आप ब्रांच में
कैश हैंडल करते हैं और आपसे कैश शॉर्टेज 10,000 से ज़्यादा की हो जाती है। इसीलिए हेड कैशियर वगैरह या ब्रांच वगैरह में सभी लोग मिल करके पैसा भर देते हैं। गलती अगर होती है कभी भी क्यों भर देते हैं, मान लीजिए कभी 20,000 रुपये की शॉर्टेज हुई तो चाहे हेड कैशियर भरता है, अगर अच्छी ब्रांच है तो सभी लोग मिलजुल के भर लेते हैं कि गलती सभी से हो सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जो है, अगर आप फ्रॉड की कैटेगरी में आ गए तो आपके ऊपर एक्शन होगा भाई, सीधी सी बात है। आपका क्रिमिनल ऑफेंस में भी जा सकते हैं, सिविल एक्शन में भी जा सकते हैं, बैंक आपके ऊपर चार्जशीट वगैरह भी फाइल कर सकती है या जो भी उनके पास ऑप्शन होगा, इसीलिए कैश भर दिया जाता है। तो 10,000 या उससे ऊपर का अगर शॉर्टेज है तो वो एक फ्रॉड माना जाएगा। 5,000 या उससे अधिक का जो है शॉर्टेज होती है, लेकिन व्यक्ति बताता नहीं है, जिसने भी कैश हैंडल किया उसने बताया नहीं, छिपा लिया उस चीज़ को, और बाद में मैनेजमेंट को या ऑडिटर वगैरह ने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, तो दैट इज़ अ फ्रॉड, कन्फर्म फ्रॉड माना जाता है। ठीक है, तो फ्रॉड की इतनी सारी बातें, इतने सारे तरीक़ों से हमने फ्रॉड के बारे में जाना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फॉर्जरी की। सिंपलेस्ट टर्म, किसी भी डॉक्यूमेंट को, है ना, मतलब मॉडिफाई कर देना, अल्टर कर देना, गलत डॉक्यूमेंट दिखा देना, फॉर्जरी कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, अ फ्रॉड में बी कमिटेड थ्रू वेरियस इनोवेटिव वे। फ्रॉड तो बहुत तरीके से किया जा सकता है भाई, बहुत नए नए तरीके आ चुके हैं आजकल तो, सिम स्वैप, पता नहीं क्या क्या, रैनसमवेयर, ये वो, बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन पुराना जो तरीका है फ्रॉड करने का वो फॉर्जरी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे। बहुत सारे पुराने भी तरीके थे बट फॉर्जरी उनमें से एक है। फॉर्जरी जनरली मीन्स फॉर्जिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करना ही फॉर्जरी कहलाता है। दैट इज क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स रिटन डॉक्यूमेंट और अल्ट्रेशन ऑफ ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट ऑफ डिफ्रॉड, यानी कि आप जो है गलत डॉक्यूमेंट ही बना लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। जैसे घर के जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, खारिज दाखिल वगैरह होता है, उसका नकली कॉपी आप बना लें, एकदम सीधे सीधे नकली ही बना लें, या जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसमें डेट वगैरह या कुछ चीज़ें अल्टर कर दें ताकि आप जो है किसी के साथ फ्रॉड कर पाएँ, तो दैट इज फॉर्जरी। ओके, फॉर्जरी हैज़ बीन डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड 1860 के अंडर सेक्शन 463 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्जरी को इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 463 में डिफाइन किया गया है। अब ये बताते हैं पूरी डेफिनेशन। तो हु एवर मेक एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, यदि कोई व्यक्ति जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही क्यों ना बनाए, मतलब कॉपी पेन वाला जो है चाहे बना ले डॉक्यूमेंट, और चाहे जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का हो या किसी डॉक्यूमेंट का कोई छोटा सा पार्ट बनाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हो, चाहे ओरिजिनल रिकॉर्ड का हो, डॉक्यूमेंट्स का हो, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर कोई डॉक्यूमेंट है, उस फुल डॉक्यूमेंट या पार्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन एंड टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी or to enter into an express or implied contract with intent to commit fraud or that fraud may have commits forgery। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अल्ट्रेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, उद्देश्य क्या है, आप डैमेज करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आम जनता को या किसी व्यक्ति विशेष को, ठीक है, या कोई चीज़ को जो है, कोई क्लेम है, कोई टाइटल है, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे किसी का नकली डेथ सर्टिफिकेट बना लिया, क्यों बनवाया हमने डेथ सर्टिफिकेट, भाई हम चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी वगैरह हमारे नाम हो जाए, तो जब जो है प्रॉपर्टी तभी नाम होगी जब जिसके नाम है उसको जो है डेथ घोषित कर दिया जाए, डेथ घोषित कर दिया जाए, तो क्लेम या टाइटल आप हासिल करना चाहते हैं। ओके, या किसी प्रॉपर्टी में आप जो है अपने को ओनर बनाना चाहते हैं। ओके, या फिर जो है, और यहाँ पर जो कुछ भी ये सारे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो आप जो है फ्रॉड करने के उद्देश्य से ही कर रहे होते हैं, तो उसे ही फॉर्जरी कहा जाता है। फर्दर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 464 इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 464 में मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। और अगर 463 की बात करें तो इसमें फॉर्जरी को डिफाइन किया गया है। सो विदाउट गोइंग इनटू ड्रॉजरी ऑफ फर्दर सेक्शन ऑफ IPC, फॉर्जरी में भी डिस्क्राइब्ड एलोबरेटेड एज फॉलोज। ये बड़ा ही मतलब अच्छी लैंग्वेज यूज करने की इन्होंने राइम करने की कोशिश करी हुई है कि फर्दर जो है मतलब, और ड्रॉजरी मीन्स होता है फ्रेंड जो है
वो मतलब थकाऊ और कठिन काम होता है। ओके, तो और ज़्यादा आईपीसी के सेक्शन में जाने से अच्छा होगा कि चलिए जो है फॉर्जरी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। द ऑफेंस ऑफ मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट एज सुन एज डॉक्यूमेंट इज मेड विद इंटेंट टू कमिट अ फ्रॉड। तो जैसे ही आप जो है डॉक्यूमेंट बना लेते हैं फ्रॉड करने के उद्देश्य से, तो जो है ऑफेंस आपने कमिट कर दिया है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने का। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डॉक्यूमेंट शुड बी मेड इन नेम ऑफ रियली एग्जिस्टिंग पर्सन। जरूरी नहीं कि जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वास्तव में वो व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है कि वो व्यक्ति काल्पनिक हो या वो व्यक्ति डिसीज्ड है, मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है। इफ़ सेवरल पर्सन कंबाइन टू फॉर्ज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब चेक हो गया आपका, उसके बाद में डिमांड ड्राफ्ट हो गए, ये सारी चीज़ें बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, तो कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको फॉर्ज करने में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और मिल करके जो है उसको मतलब जो है अंजाम देते हैं, तो वो सभी के सभी गुनहगार हैं, ऑल आर गिल्टी। काउंटर फिटिंग, नकली जाली नोट है ना, काउंटर फिट नोट्स होते हैं। काउंटर फिटिंग मतलब जो आपका रुपए वगैरह होते हैं उसको काउंटर फिट करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग करते हैं मतलब क्रिमिनल्स करते हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे, है ना, नकली नोट कहाँ बना पाएंगे। काउंटर फिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट अ लीगल क्लेम विल अमाउंट टू फॉर्जरी। तो कोई लीगल क्लेम को सपोर्ट करने के लिए आपने क्या किया, नकली डॉक्यूमेंट बना डाले, है ना। जैसे मैंने आपको बताया डेथ सर्टिफिकेट आपने प्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि आप क्लेम करना चाहते थे कि ये जो है व्यक्ति मर चुके हैं इसलिए प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए। ओके, एंटीडेटिंग अ डॉक्यूमेंट यानी कोई डॉक्यूमेंट इसमें पहले की डेट डालना, मान लीजिए 30 मार्च 2023 की डेट है और आप उसको पहले की कोई डेट डालना चाहते हैं, मान लीजिए 30 जनवरी 2023 की डेट डाल देते हैं, पहले की डेट, तो एंटी डेटिंग कर दी, डॉक्यूमेंट को पहले की डेट में ले गए, मे बिकम फॉर्जरी इफ़ द डेट इज मटेरियल पार्ट ऑफ द फॉर्जरी। मतलब कहने का तो उसको फॉर्जरी तब माना जाएगा जब आपने मतलब उसको पीछे की डेट में ले जा करके आप कोई फॉर्जरी कमिट करने की यदि कोशिश करते हैं, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो उसे फॉर्जरी माना जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंट में जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर दीजिए, खैर कोई पीछे की डेट में क्यों ले जाना चाहेगा, बट कोई और एग्जांपल ले लीजिए जहाँ पर प्रीवियस डेट में एंटी डेटिंग हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बनना चाहता है, तो उसको पता चला कि पिछले 15 साल से यहाँ पर रहना चाहिए, 15 ईयर से, तो वो क्या करे, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको ऐसा दिखाए कि वो जो है पिछले 20 साल से रह रहा है, तो वो भी फॉर्जरी का केस होगा। अ डॉक्यूमेंट मेड टू कंसील अ प्रीवियस फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट एक्ट अमाउंट टू फॉर्जरी। तो अगर कोई पहले आपने फ्रॉड किया हुआ है, कोई डिसऑनेस्ट एक्ट किया हुआ है और उसको छिपाने के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो दैट इज आल्सो अ फॉर्जरी, ठीक है। बट सच फॉल्सिफिकेशन इज नॉट फॉर्जरी इफ़ इट इज़ ओनली फॉर पर्पज ऑफ कंसीलिंग अ प्रीवियस नेग्लिजेंट एक्ट। पहले कोई आपसे गलती हो गई है, नेग्लिजेंस हो गया था और उसको छिपाने के लिए फ्रेंड्स अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है बना दिया तो उसे फॉर्जरी नहीं माना जाता है। थोड़ा सा यहाँ राहत मिली हुई है। मैंस ओन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी। किसी व्यक्ति का सिग्नेचर अगर आप करते हैं उस व्यक्ति के स्थान पर, तो आप फॉर्जरी कर रहे हैं। ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी कैन बी अवेटेड, मतलब जो है ऑफेंस जो फॉर्जरी में आपको जो सज़ा मिलती है उसको बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो है फॉर्जरी का जो ऑफेंस होता है उसको उकसाया जा सकता है, आपको उकसा करके जो है फॉर्जरी आपसे करवाई जा सकती है। फॉरेंसिक साइंस का यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि फॉर्जरी के केसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन करने के काम आता है। कौन? फॉरेंसिक साइंस। आज जो है मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं और उसके अलावा पावरफुल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, मतलब कोई छोटी से छोटी चीज़ को एक छोटे से, इवन हम एटम भी देख सकते हैं, मौके पर स्थिति ऐसी हो गई है तो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं जिससे आप डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर पावरफुल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं जिनकी सहायता से हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को उससे 2 लाख गुना 2 लाख टाइम्स जो है उसको बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि हमें ट्रुथ पता चल जाता है, हमें सच्चाई पता चल सकती है। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर्जरी फ्रेंड्स। ओके, इससे पिछला वाला चैप्टर आपका NBFC के बारे में है, ये चैप्टर जो है आपका फ्रॉड और फॉर्जरी के बारे में है। तो थोड़ा सा कंप्लायंस से बाहर आए हैं, इन 2 चैप्टर में कम से कम थोड़ी राहत है कि कंप्लायंस की दुहाई नहीं देनी पड़ रही है ना। फॉर्जरी की अगर हम बात करें
तो इन्होंने बताया कि फ्रॉड को कई तरीके से कमिट किया सकता है, नए नए इनोवेटिव तरीके बार बार ढूंढे ही जा रहे हैं, जमतारा पूरा बैठा ही है इसी काम के लिए, है ना। उसके बाद में सबसे पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे अगर देखा जाए तो फ्रॉड करने का फॉर्जरी है। फॉर्जरी का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करना, किसी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना, नकली मार्कशीट बना लेना, जिसमें अब पहले आपके परसेंटेज कुछ और थे उसमें कुछ और आ जाएं। फॉल्स रिटन डॉक्यूमेंट का क्रिएशन या जेन्युइन डॉक्यूमेंट को अल्टर करना, मॉडिफाई करना, ये सभी चीज़ें फॉर्जरी में आती हैं। फॉर्जरी को डिफ़ाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 463 में, और 464 में क्या डिफ़ाइन किया गया है, मेकिंग अ फॉल्स रिटन डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो अब इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि जब भी कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉल्स तरीके से बनाया जाता है जिसमें हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना है ना, किसी की इमेज को ख़राब करना, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे कोई विशेष व्यक्ति हो, या किसी क्लेम या टाइटल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फ्रॉड, जैसे एक कोई प्रॉपर्टी है, अब पता चल रहा है कि दो लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों के पास में इसी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ये कैसे हो सकता है भाई, प्रॉपर्टी के कागजात तो किसी एक व्यक्ति के होंगे, इसका मतलब आप उस क्लेम उसमें अपना टाइटल साबित करने के लिए आपने कोई किसी एक व्यक्ति ने डुप्लीकेट जो है डॉक्यूमेंट बना रखा है। ओके, तो ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स जो है आपका फॉर्जरी के केस में आती हैं। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि फॉल्स डॉक्यूमेंट की मेकिंग जो है सेक्शन 4 मतलब जो है 464 में डिफाइंड है। तो और आगे जो है आईपीसी की और सेक्शन की बात ना करके सीधे सीधे हम बात करेंगे फॉर्जरी की। तो जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं किस उद्देश्य से, फ्रॉड करने के उद्देश्य से, तो आपने जो है ऑफेंस कर दिया, यानी कि जो है एक तरीके का क्राइम आपने कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट बनाए जाएं वो किसी जीवित व्यक्ति के नाम से बनाए जाएं, हो सकता है ऐसा व्यक्ति हो जो कि काल्पनिक हो, या ऐसा व्यक्ति हो जो अभी इस दुनिया में हो ही ना। ओके, उसके बाद में अगर कई सारे लोग मिलकर के किसी इंस्ट्रूमेंट को फॉर्ज करने की कोशिश करते हैं तो सभी के सभी गुनहगार होते हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है। डॉक्यूमेंट कोई आपने काउंटरफिट किया है, कोई जाली डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ताकि आप कोई लीगल क्लेम सपोर्ट कर सकें, तो दैट इज़ आल्सो फॉर्जरी। यदि किसी डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी करके आपने उसको प्रीवियस डेट पर शिफ्ट कर दिया है तो उसे भी फॉर्जरी माना जाएगा। ओके, अगर पहले कोई जो है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है, कोई डिसऑनेस्ट एक्ट किया है और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको छिपाने के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, तो दैट इज़ फॉर्जरी। लेकिन ये फॉल्सिफिकेशन तब सही नहीं है अगर आपने पहले कोई नेग्लिजेंस का एक्ट किया हुआ है और उसको छिपाने के लिए अगर आप फॉर्जरी करते हैं तो ये जो है आपका फॉर्जरी की कैटेगरी में नहीं आता है। किसी व्यक्ति के सिग्नेचर को कॉपी कर लेना भी फॉर्जरी है, और जो फॉर्जरी का ऑफेंस होता है वो जो है उकसा करके, यानी कि आपसे फॉर्जरी जो है उकसा करके करवाई जा सकती है। और फॉर्जरी को रोकने के लिए फॉरेंसिक साइंस आपको हेल्प करता है, एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पर काम आता है। ओके, और टेक्निकली अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस है जिनकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। पावरफुल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिनकी सहायता से हम एग्जामिन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और इस मतलब इन सभी माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को 2 लाख टाइम्स जो है उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, और जिसकी सहायता से हम ट्रुथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। होप है कि आपको फ्रॉड और फॉर्जरी के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।